गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात किया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने बात करी, डिस्कशन किया कि भाई ये चीज़ डोमिनेंट होती, ये अलील डोमिनेंट है, वो अलील रिसेसिव है, ये ट्रेट डोमिनेंट है, वो ट्रेट रिसेसिव है, ठीक है। तो ये डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ डोमिनेंट है या कोई चीज़ रिसेसिव है, ठीक है। अब डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मेंडल ने जो स्टेट किया था कि F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो भाई ऐसा क्या कर रहा है वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के अंदर ऐसा क्या है कि वो डोमिनेंट है, या अगर कोई ट्रेट है या कोई अलील है वो रिसेसिव है, तो उस अलील के अंदर ऐसा क्या है कि वो रिसेसिव बन जा रहा है और वो डोमिनेंट नहीं बन रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल हाइट का टॉल होना या हाइट का शॉर्ट होना दोनों जो है वो एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है, यानी कि हाइट को, ठीक है। अब अगर एक ही कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहा है क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकेशन पे दोनों अलील्स है, तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है कि एक अलील जो है वो डोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रहा है और एक अलील जो है वो रिसेसिव ही रह जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम लोगों को सबको पता है कि कोई भी कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, हर जीन के दो ऑल्टरनेटिव्स यानी कि दो अलील्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो अलील्स हैं ये या तो एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं या एक दूसरे से डिससिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर दोनों सिमिलर हैं तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से डिससिमिलर हैं, एक दूसरे से डिफरेंस हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंस जो है तो आता कहाँ से है, ठीक है। अब ये जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस जो है ये बेसिकली म्यूटेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन जो होता है ये क्या करता है बेसिकली कि कोई जो जीन है, ठीक है, जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो जीन है, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आ गया, ठीक है, या सीक्वेंस के अंदर कोई मिसमैच हो गया या कुछ भी इशू हुआ, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस में अगर चेंज आता है तो उस वजह से जो ओवरऑल जीन है या जो अलील है, अलील के ऊपर चेंज आने लगता है, ठीक है। अब जब वो अलील एक्सप्रेस होगा, ठीक है, तो कोई भी जो अलील है उसका एक्सप्रेशन होता कैसे है, बेसिकली क्या होता है कि जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है, तो जीन में चेंज आ रहा है, मतलब कि चेंज किस में आ रहा है, डीएनए में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये जो डीएनए है इसके अंदर म्यूटेशन हमको किसी तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जो म्यूटेटेड डीएनए है उस डीएनए से क्या बनेगा, म्यूटेटेड आरएनए बनेगा, ठीक है। और म्यूटेटेड आरएनए है तो म्यूटेटेड आरएनए से म्यूटेटेड प्रोटीन भी बनेगा, ठीक है। तो जब डीएनए में चेंज आया तो भाई आरएनए में भी चेंज आएगा, और आरएनए में अगर चेंज आया तो इवेंचुअली जो प्रोटीन बन रहा है उस आरएनए से उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसके अंदर म्यूटेशन नहीं होता, ठीक है, अगर इसके अंदर डीएनए के अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं होता तो उस जीन का जो भी प्रोडक्ट यानी कि उस जीन से बनने वाला जो कोई भी प्रोटीन है वो नॉर्मली बनता और नॉर्मली फंक्शन करता, ठीक है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है तो म्यूटेशन हो जाने से क्या होगा कि अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन है तो आरएनए में म्यूटेशन आ रहा है, और आरएनए में है तो एज अ रिजल्ट प्रोटीन में भी म्यूटेशन आ रहा है। तो ये जो नया प्रोटीन बनेगा ये ऑल्टर्ड प्रोटीन होगा या म्यूटेटेड या चेंज्ड प्रोटीन होगा। तो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, तीन तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो प्रोटीन बनेगा वो फंक्शनल ही ना हो, ठीक है। जो प्रोटीन बन रहा है क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशनल चेंजेस हैं, डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो हो सकता है कि वो प्रोटीन जो है वो एट ऑल फंक्शनल ही ना हो, काम ही ना करे, ठीक है। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि या तो ये जो प्रोटीन बन रहा है, पहला केस तो था कि फंक्शनल ही ना हो, ठीक है। दूसरा केस है कि प्रोटीन ही ना बने,
प्रोटीन पहले वाले केस में बन रहा था लेकिन फंक्शनल नहीं था, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि म्यूटेशन कुछ ज़्यादा ही अगर म्यूटेशन हो गया है तो हो सकता है कि भाई प्रोटीन ही ना बने, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो प्रोटीन बन रहा है वो ऑल्टर्ड या चेंज्ड बन रहा है, जिसके वजह से उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ रहा हो, ठीक है। तो 3 केसेस हो रहे हैं म्यूटेशन के केस में, या तो प्रोटीन बने तो फंक्शनल ही ना हो, या तो प्रोटीन ही ना बने, या फिर अगर जो प्रोटीन बन रहा है वो ऑल्टर्ड या चेंज्ड प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। अब अगर पहले 2 केस को छोड़ देते हैं, एक तो फंक्शनल ही नहीं है, एक तो बन ही नहीं रहा है, जो तीसरा केस है यानी कि जो ऑल्टर्ड प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑल्टर्ड प्रोटीन है ये इसका जो इफेक्ट होगा ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी दूसरे तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये जो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि भाई जो भी है म्यूटेशन है, डिफेक्ट है, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग कुछ भी खाना बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लोग खाने की बना रहे हैं, चाहे वो मैगी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर मैगी को आप लोग सिर्फ उबाल के रख दो, उसमें उसका जो मसाला है उसको ना डालो, तो वो मैगी का जो पूरा एसेंस है, ठीक है, वो एसेंस ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि भाई जो प्रोटीन बन रहा है अगर वो डिफेक्टिव प्रोटीन है तो भाई डिफेक्टिव प्रोटीन है तो भाई जो काम उसको नेचुरली करना चाहिए, ठीक है, वो काम तो वो करेगा नहीं, वो तो कुछ और ही काम करेगा, ठीक है। तो उस वजह से डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है डेवलप होने लगते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस होने लगते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि भाई जो नॉर्मल प्रोटीन बनता तो वो इफेक्टिव होता, लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट है क्योंकि वो प्रॉपरली इफेक्टिव होता तो उसको हम लोग डोमिनेंट मानते। लेकिन ये जो ऑल्टर्ड प्रोटीन बन रहा है, म्यूटेटेड प्रोटीन बन रहा है, ये जो है ये भी अपना इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, लेकिन हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, रिसेसिव। तो जो भी म्यूटेटेड सब्सटेंस बन रहा है, म्यूटेटेड प्रोटीन बन रहा है, ऑल्टर्ड प्रोटीन है, उसको हम लोग रिसेसिव मान के चलेंगे। और जो नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, उसको हम लोग डोमिनेंट मान के चलेंगे। तो ये हम लोग अगर हाइट के केस में अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है या ड्वार्फनेस का जो trait है, that is because of a defective protein, that is because of an altered protein। तो भाई म्यूटेशन हो रहा है, डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से जो है प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइट, ठीक है। तो हाइट को वो उस जितना उसको एक्सप्रेस करना चाहिए उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन रिसेसिव मान के चलते हैं। और विदाउट म्यूटेशन, ठीक है, विदाउट म्यूटेशन जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है हाइट का कि भाई कोई पर्सन टॉल है, जैसे मैं टॉल हूँ, आप लोगों की हाइट सभी की क्लास में अच्छी है, तो आप लोगों के अंदर जो कैरेक्टर आया है दैट इज़ नॉट म्यूटेटेड, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। तो उसको हम लोग डोमिनेंट मान के चलते हैं। तो ये हमको फाइनली वर्डिक्ट हम ये दे सकते हैं कि भाई जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज़ नॉट म्यूटेटेड, दैट इज़ नॉट ऑल्टर्ड, तो उसका जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं है, तो प्रोटीन भी अच्छा बनता है, नॉर्मल बनता है, और वो नॉर्मली एक्सप्रेस होता है, जिसको कि हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। और अगर किसी पर्सन की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ही और शी दे हैव रिसीव्ड द रिसेसिव ट्रेट, एंड ये जो रिसेसिव ट्रेट है ये जीन म्यूटेशन का रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट डिफेक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और पर्सन की जो हाइट है वो कम ही रह जाती है, ये हम लोग मान के चलते हैं। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से एक और चीज़ निकल के आती है जिसको हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में फ़र्क है, ठीक है। कैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कर रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है, दोनों जो अलील्स थे दोनों का मिक्स्ड अप इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जो कोडोमिनेंस होता है, ठीक है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस जो है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स हैं, ठीक है, ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स है एक ही जीन के।
एक ही जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स हैं जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप जो है उनके बीच में नहीं होता। एक ही जीन के दो अलील्स हैं, दोनों के बीच में डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो रिलेशनशिप है वो मतलब मेंटेन नहीं हो पाता और दोनों ही जो है अपना इफेक्ट जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा कोई भी जीन के अंदर, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों ही जो अलील्स होंगे, ठीक है, दोनों ही अलील्स जो है अपना इक्वल इफेक्ट डालेंगे। मतलब कि अगर अलील ए है तो वो बी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, अलील बी है तो वो ए के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग 4 o'clock प्लांट में क्या देखे थे कि रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स थे, दोनों जो है दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने के चक्कर में तीसरा ही कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि पिंक फ्लावर्स का। लेकिन जो कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस में ना ए को बी से फर्क पड़ता है ना बी को ए से फर्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन दोनों ही अलील्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन ज़रूर देंगे। तो इससे कोई नया इफेक्ट जो है प्रोड्यूस ज़रूर होता है, लेकिन नया इफेक्ट प्रोड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि ए और बी दोनों का मिक्सचर हो रहा है। दोनों का मिक्सचर नहीं होता है, दोनों इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उनके दोनों की इंडिविजुअलिटी जो है वो मेंटेन होने की वजह से जो है नया हमको ट्रेट या नया कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ए बी ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखें, जैसे कि हम लोगों का ह्यूमंस के अंदर 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग ए और बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन क्या रहेगा, एंटीजन रहेगा ए। ठीक है, वी विल हैव द एंटीजन ए और हम लोगों के पास ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी रहेगी बी के लिए। ठीक है, एंटीबॉडी रहेगी बी के लिए। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें क्या रहेगा, एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी रहेगी ए के लिए। ठीक है, जनरली इस तरीके से होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए भी है एंड एंटीजन बी भी है और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एब्सेंट है दोनों के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिकली हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, अब जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए भी कोई एक अलील रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 अलील्स रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी है तो इसके लिए भी 2 अलील्स रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर का ब्लड ग्रुप तो और ज़्यादा रेयर है, मेरी मदर का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जैसे मेरी मदर का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि ए बी नेगेटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस कैसे नहीं हुआ। ठीक है, उसका भी रीज़न है, उसको बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जैसे है तो ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन का अगर है, ठीक है, तो उसके पास ए के लिए भी अलील है और उसके पास बी के लिए भी अलील है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ए और बी दोनों के लिए अलील है उसके पास में। ठीक है, तो कोडोमिनेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ए और बी दोनों के अलील हैं, तो दोनों अलील क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ना न्यूट्रलाइज भी नहीं कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि दोनों जो है, दोनों की इंडिविजुअलिटी भी है और दोनों जो है साथ में को एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई कोई बच्चा हॉस्टल में रहने के लिए आया है, पीजी में या स्कूल के हॉस्टल में रहने के लिए आया है। अब एक अकेला रूम जो है उसको तो हम लोग देंगे नहीं, तो हॉस्टल्स में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है रूम्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब रूम को शेयर करते हैं तो एक ही रूम है,
ठीक है, एक ही रूम है, एक ही रूम के अंदर 2 या 4 स्टूडेंट्स भी रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चारों स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी आपस में मिक्स हो जाती है। ठीक है, चारों स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी आपस में मिक्स नहीं होती है, चारों स्टूडेंट्स इंडिविजुअल हैं, उनका अपना बेड है, अपना स्टडी टेबल है, अपना वार्डरोब है, उनका सारी चीज़ें उनकी अपनी खुद की हैं, तो दे आर मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी येट दे आर एबल टू एग्जिस्ट इन द सेम रूम। तो कोडोमिनेंस को वैसे ही हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक ही जीन के अंदर दोनों अलील्स जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं। होमोलोगस मतलब उनका लोकस भी एक ही हो सकता है, उनका क्रोमोसोम भी एक ही हो सकता है, सब कुछ एक हो सकता है। ठीक है, तो दोनों जो अलील्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और दोनों जो है अपना इक्वल इफेक्ट जो है, अपना इक्वल डोमिनेंस शो करेंगे, सच दैट AB ब्लड ग्रुप में दोनों अलील्स जो हैं उनके प्रेजेंस के वजह से जो RBCs होते हैं उनके ऊपर एंटीजन A भी प्रेजेंट होता है और उनके ऊपर एंटीजन B भी प्रेजेंट होता है। तो A की वजह से B का इफेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, B के वजह से A का इफेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन कर रहे हैं और साथ में अपना अपना डोमिनेंस जो है उसको भी एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, आई होप कि कोडोमिनेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल अलील्स का। ठीक है, मल्टीपल अलील्स का। ठीक है, तो मल्टीपल अलील्स होता क्या है? ठीक है, कोई जीन है, ठीक है, कोई जीन है, अगर उस जीन के हमको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स यानी कि उस जीन के अगर हमको मल्टीपल अलील्स मिले, 2, 4, 6, 8 अलग अलग अलील्स मिल सकते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ अलील्स मिल सकते हैं, तो कोई भी जो जीन है अगर उस जीन के हमको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स यानी कि मल्टीपल अलील्स मिल जाते हैं, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं मल्टीपल अलील्स का फिनोमिना। ठीक है, अगर कोई जीन है उसके हमको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं मल्टीपल अलील्स का होना। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल अलील्स हैं एक ही स्पीशीज़ के पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हम लोगों की स्पीशीज़ अलग है। ठीक है, हम लोगों की स्पीशीज़ अलग है जानवरों से, शेर से या हाथी से, तो शेर की अलग स्पीशीज़ है, हाथी की अलग स्पीशीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स है, सबकी अलग अलग स्पीशीज़ है। तो कोई भी एक स्पीशीज़ के अंदर अगर एक ही जीन के हमको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे मल्टीपल अलील्स का फिनोमिना। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स या मल्टीपल अलील्स होते हैं, ठीक है, ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन के अंदर और सेम लोकस पे यानी कि सेम लोकेशन में प्रेजेंट रहते हैं, बट अलग अलग कॉम्बिनेशन में, डिपेंडिंग कि पेरेंट से इंडिविजुअल को कौन से अलील्स मिले हैं। ठीक है, तो पेरेंट से डिफरेंट टाइप के अलील्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को मिलेंगे और इंडिविजुअल्स के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर यानी कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर, सेम जीन के अंदर और सेम लोकेशन के अंदर ही ये मल्टीपल अलील्स जो हैं ये प्रेजेंट रह सकते हैं। और इन मल्टीपल अलील्स के कॉम्बिनेशन से फिर नए नए इफेक्ट्स जो हैं वो हमको स्पीशीज़ के अंदर या नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमको स्पीशीज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लेने के लिए जाएं तो ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है, ठीक है, ये मल्टीपल अलील्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन हम मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल में हम लोग जाएंगे उसके पहले जो है कुछ टर्मिनोलॉजी जो है मल्टीपल अलील्स के कंसर्न में मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब कोई भी जो अलील्स होते हैं, ठीक है, अलील्स को डेजिग्नेट करने का या उनको सिम्बोलाइज करने का जो है तरीका थोड़ा सा
अलग होता है, ठीक है। अब जनरली दो कन्वेंशंस या दो तरीके होते हैं अलील्स को डेजिग्नेट करने का। या तो हम लोग कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वाइल्ड टाइप डोमिनेंट अलील को डेजिग्नेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैपिटल लेटर जो है ये हम लोग वाइल्ड और डोमिनेंट अलील के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा जो कन्वेंशन है वो ये है कि स्मॉल लेटर को यूज़ कर सकते हैं हम लोग रिसेसिव के लिए, ठीक है। स्मॉल को हम लोग यूज़ करेंगे रिसेसिव के लिए, जैसा कि अभी तक हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं। मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल यूज़ करेंगे और रिसेसिव के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट ट्रेट्स को शो करने के लिए इसमें सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि सपोज हम लोग x ले रहे हैं, ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग कोई नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कोई दूसरा अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, कैपिटल में भी या स्मॉल में भी, ठीक है। तो कैपिटल लेटर को हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, डोमिनेंट के लिए, स्मॉल लेटर को यूज़ करेंगे रिसेसिव के लिए। और अगर उसमें स्टिल फर्दर वेरिएशंस हैं तो उन फर्दर वेरिएशंस को शो करने के लिए हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ जो है वो लेटर्स या नंबर्स के फॉर्म में हम लोग उसको जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं हम लोग जनरली कि हम लोग मतलब नंबर्स के जगह पे हम लोग ज़्यादातर जो है लेटर्स का यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के मामले में, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल अलील्स हैं, ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं या इनके बारे में और हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल अलील्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। मल्टीपल अलील्स के दो कैरेक्टर्स जो हैं ये तो सबसे सिंपल है, जो कि मेंडल ने एस्टैब्लिश किया था कि कोई भी जो गैमीट है या क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई भी जो गैमीट है वो कोई भी जीन का एक अलील जो है उसको कैरी करेगा। ये तो आगे ही मेंडल बोल के गए थे कि कोई भी गैमीट जो है, कोई भी गैमीट एक जीन के एक ही अलील को कैरी करेगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके पास हर जीन के लिए दो अलील्स होंगे। ये दो चीज़ें जो है मेंडल एस्टैब्लिश करके गए थे, हर गैमीट में एक ही अलील होगा और कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके पास एक जीन के दो अलील्स होंगे, ठीक है। ये बेसिक है। इसके बाद और क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स एडअप होते हैं। पहला है कि कोई भी जो जीन है उसके मोर देन 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो जीन है, ठीक है, जीन के मोर देन 2 फॉर्म्स, ठीक है, मोर देन 2 फॉर्म्स कैन बी प्रेजेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है। अब ये सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बोलता है कि ये जो मोर देन 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, दे एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ द सेम कैरेक्टर, ठीक है, दे एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव trait of same character, ठीक है। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है, जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास फॉर्म्स हैं उसमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा और बाकी के जो हैं, बाकी के कौन सा फिनोमिना शो करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस का जो फिनोमिना है उसको शो करेंगे, ठीक है। इसमें से जितने भी फॉर्म्स हैं, 1 फॉर्म इज डोमिनेंट, 1 फॉर्म recessive, rest show codominance और incomplete dominance,
ठीक है, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद जितने भी अलील्स होंगे, ठीक है, ये जितने भी अलील्स हैं उनके जितने भी फॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे एट एनी कॉस्ट। ये जितने भी अलील्स हैं, इनके जितने भी फॉर्म्स हैं, ये क्या करेंगे, मेंडेलियन प्रिंसिपल को हर समय हर टाइम किसी भी हालत में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3, उसके बाद 2 कैरेक्टर्स जो सबसे पहले बताए थे और एक और कैरेक्टर जो अभी मैंने लास्ट में बताया कि सारे अलील्स जो हैं वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मल्टीपल अलील्स का जो इफेक्ट है या उसका जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है हम लोग हमारे ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप है हमारे पास। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के अंदर हमको कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो है उसमें कैसे काम करता है कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स का फिनोमिना। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है हम लोगों के पास ब्लड ग्रुप के लिए बेसिकली 3 ही टाइप के अलील्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए 3 टाइप के अलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल i, यानी कि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ठीक है, तो IA, IB और स्मॉल i इस तरीके के 3 अलील्स होते हैं। इनको हम लोग ऑल्टरनेटिवली LA, LB और हम लोग इनको L0 के नाम से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, IA, IB या I या फिर कैपिटल LA, कैपिटल LB एंड कैपिटल LO। ठीक है, तो ये L वाला फिनोमिना कहाँ से आया, लैंडस्टीनर से, जिसने कि ब्लड ग्रुप को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो लैंडस्टीनर के नाम को ऑनर करते हुए हम लोग अलील्स का नाम LA, LB और LO भी बोलते हैं, रखते हैं। ठीक है, अब ये जो लेटर I है, ठीक है, लेटर I जो है ये किसको सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है आइसो एग्लूटिनेशन को। ठीक है, अभी आइसो एग्लूटिनेशन क्या है उसमें ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप ये मान के चलो LA, LB और LO पे आप लोग जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, या IA, IB और I पे ही ध्यान दो। ठीक है, आइसो एग्लूटिनेशन अभी छोड़ दो। ठीक है, अब ये जो आइसो एग्लूटिनेशन है इसको सिग्निफाई करता है लेटर I। ठीक है, अब ये जो अलील्स हैं, ये अलील्स जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में कंबाइन हो करके 4 ब्लड ग्रुप्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में, AB और O। ठीक है, तो कौन सा ब्लड कैसे कैसे एक्सप्रेस होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करें तो हम लोगों को अभी ही मैंने जस्ट इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, एंटीजन A रहेगा RBC के ऊपर और एंटीबॉडी रहेगी किसके लिए, B के लिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप B के लिए एंटीजन रहेगा B और एंटीबॉडी रहेगी A के लिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन रहेगा A एंड B एंड एंटीबॉडी जो है वो रहेगी एब्सेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग ब्लड ग्रुप O के बारे में बात करें तो इसमें एंटीजन रहेगा एब्सेंट और एंटीबॉडी किसके लिए रहेगी, एंटीबॉडी रहेगी A और B के लिए। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। ठीक, क्लियर है।
तो ब्लड ग्रुप्स जो हैं इसमें हमारे इस तरीके से काम होता है, ए के पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी के लिए बनाएगा, बी है तो उसके पास एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए के लिए बनाएगा, ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन रहेंगे ए और बी जो कि कोडोमिनेंस को शो करता है, और एंटीबॉडी उसके अंदर दोनों के लिए एब्सेंट होगी। ठीक है, उसके बाद एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके पास एंटीजन एब्सेंट रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ए बी और ए बी दोनों के लिए रहेगी, ए और बी के लिए भी इंडिविजुअली रहेगी और ए बी के लिए भी इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आता किस वजह से है? ये डिफरेंस आता है कि भाई ए और बी के ऊपर जो है कुछ कुछ केमिकल ग्रुप्स ऐसे होते हैं, उनके वजह से जो है ये बेसिक डिफरेंस आता है। कैसे कि एंटीजन ए जो होता है, ठीक है, एंटीजन ए जो होता है इसका जो टर्मिनल पोजीशन होता है, ठीक है, एंटीजन ए का जो टर्मिनल पोजीशन होता है उस पे होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंटीजन ए, एंटीजन क्या है? बेसिकली सारे के सारे तो प्रोटीन्स ही हैं ये, है ना। तो एंटीजन ए का जो टर्मिनल पोजीशन होता है, टर्मिनल पार्ट होता है उस प्रोटीन का, उसके टर्मिनल एंड पे क्या होता है? एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, वैसे ही जो एंटीजन बी है इसके ऊपर होता है गैलेक्टोस। ठीक है, जो एंटीजन बी रहता है, एंटीजन बी के टर्मिनल एंड पे क्या होता है? गैलेक्टोस होता है। ठीक है, अब एंटीजन ए बी है तो एंटीजन ए बी में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी होगा, ठीक है, और इसमें गैलेक्टोस भी होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन एंटीजन ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके का किसी तरीके का भी कोई भी एंटीजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ओ के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये हमको अलग अलग ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में, अलग अलग ब्लड ग्रुप को सेपरेट आउट करने में, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये बेसिकली हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अलील्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के जो अलील्स हैं उसमें से आई ए और आई बी वाला जो अलील था, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा था आई ए और आई बी, ये दोनों क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, और स्मॉल आई वाला जो होता है ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। ठीक है, अब आई ए और आई बी जो है ये कोडोमिनेंट भी होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी के केस में हम लोग देख रहे हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें ये दोनों ही अलील्स प्रेजेंट रहेंगे और ये क्या है? कोडोमिनेंस को एग्जिबिट करेंगे, इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सप्रेस हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप जो है ये हमको बेसिकली आइडेंटिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन पेरेंटेज के डिस्कशन में भी हमको हेल्प करता है। जैसे कई बार डिस्प्यूटेड पेरेंटेज होता है, ठीक है, कई बार जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें अगर डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है, या फिर कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं ना, मर्डर का केस आ जाता है जिसमें बॉडी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको मतलब पर्सन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो जो क्रिमिनल मर्डर के केसेस होते हैं जहाँ पे अगर हम लोग बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी बॉडी है, तो उस टाइम पे ये जो पूरा हमारा ये जो अलीलिक क्या कहना चाहिए रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये अलीलिक रिलेशनशिप जो है हमको क्रिमिनल केसेस में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि पीपल क्लेम कि ये मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा बच्चा है, तो एक बच्चे के पेरेंटेज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स कई बार हो जाते हैं। तो पेरेंटेज डिसाइड करने में भी ये जो अलीलिक रिलेशनशिप्स है ये हमको हेल्प करते हैं। क्रिमिनल केसेस में कोई डेड बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज करने में भी हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं मर्डर हुआ है, वहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो ब्लड स्टेन्स किसके हैं, ठीक है,
तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में हमको जो है ये रिलेशनशिप हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप को वेरीफाई करने में, जब कभी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम पर भी जो है हमको ये रिलेशनशिप हेल्प करता है। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स जो हैं, ये जो फिनोमिना है, ये हमको ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में, डिसाइड करने में, पेरेंटेज में और क्रिमिनल केसेस में जो है ये हेल्प करता है। और ये फिनोमिना आप लोग इजीली अभी जो मैंने आपको समझाया कहाँ से देख सकते हो। हमारे पास 3 तरीके के मल्टीपल अलील्स हैं एक ही कैरेक्टर के लिए। ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर है, उसके लिए हमारे पास 3 तरीके के अलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल i। IA, IB जो है ये डोमिनेंट है और ये दोनों जो अलील्स हैं ये कोडोमिनेंस को भी शो करते हैं। और जो स्मॉल i है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ टेबल्स एंड चार्ट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड करूँगी, एक बार उसको देख लेना, समझने की कोशिश करना। और अगर आप लोग को फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।